बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर आज हम चैप्टर 18 डॉन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इमेजिन अ वर्ल्ड इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली 50 मीटर पर सेकेंड, हाउ वुड द एवरीडे इवेंट्स अपीयर टू अस। कि हम इमेजिन करते हैं कि जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट 50 मीटर पर सेकेंड है, वैसे स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इतनी ज़्यादा डिक्रीज की गई है कि वो कितनी हो 50 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा ये गया है कि हाउ वुड द एवरीडे इवेंट्स अपीयर टू अस, तो जो एवरीडे इवेंट्स होंगे उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमने बताना है। तो इन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन व्हेन स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस टू 50 मीटर पर सेकेंड द फैक्टर √1 - v² / c² इंक्रीजेस। यानी कि अगर हम रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशंस की बात करें जो कि इस चैप्टर में गिवन है, तो स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम डिक्रीज कर देते हैं 50 मीटर पर सेकेंड से, तो स्पीड ऑफ लाइट फार्मूले में कि वो उस एक्सप्रेशन में किसकी इक्वल होती है, c के इक्वल। तो हमारे पास ये जो टर्म है, ये जो फैक्टर है √1 - v² / c², ये इंक्रीज कर जाएगा। कैसे इंक्रीज करेगा कि अगर हमारे पास 3 × 10⁸ होती c की वैल्यू, एक बड़ी वैल्यू से हम इसको डिवाइड करते तो आंसर क्या होता, यहाँ से इसकी बड़ी वैल्यू से हम डिवाइड करते तो आंसर कुछ और आता। जब हम 50 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू डिक्रीज करके जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो उस वक्त जो फैक्टर होगा, ये इसकी वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक ये टाइम वाला फैक्टर t = t0 √1 - v² और c² है, दूसरा l = l0 √1 - v² और c², और मैथ्स के लिए m = m0 √1 - v² और c² है। जब ये फैक्टर इंक्रीज करेगा तो ये तीनों फैक्टर इनमें मौजूद है, इस वजह से जो टाइम है, लेंथ है और मास है, इसमें डिफरेंस आएगा। दिस विल कॉज टू इफेक्ट द मास, लेंथ एंड टाइम, के ये फैक्टर इंक्रीज करने से टाइम, लेंथ और मास में इफेक्ट आएगा। एवरीथिंग मूविंग वुड लुक लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड, टाइम डायलेशन एंड substantial increase in masses moving with relativistic speed. Hence, the effect on everyday events will be appearing as compared to the present time. तो इस तरह आप वैल्यूज पुट करके हम देख सकेंगे कि जो एवरीडे इवेंट्स हैं उनमें क्या इफेक्ट पड़ा है जब स्पीड ऑफ लाइट 50 मीटर पर सेकेंड तक डिक्रीज कर दी गई। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम स्टार्स आर ऑब्जर्व टू बी रेडिश एंड सम आर ब्लू, विच स्टार्स हैव द हायर सरफेस टेम्परेचर एक्सप्लेन। कुछ स्टार रेड कलर के नजर आते हैं और कुछ ब्लू कलर के, तो कौन से स्टार्स हायर सरफेस टेम्परेचर उनका होगा, ये हमने बताना है। तो हम ये इसमें देखेंगे कि जो स्टार्स का टेम्परेचर है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है। द कलर ऑफ स्टार्स डिपेंड्स अपॉन देयर सरफेस टेम्परेचर। कलर जो स्टार्स का है वो सरफेस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। जो फार्मूला है हमारे पास λm = 1/t, यानी कि वेव लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो t λm इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट के। द ब्लू कलर हैज ए लो वेव लेंथ, ब्लू कलर की वेव लेंथ कम होती है जबकि फ्रीक्वेंसी हाई होती है देन द रेड कलर। देयरफॉर द सरफेस विच इमिट्स ब्लू कलर रेडिएशन विल बी एट हाई टेम्परेचर देन द सरफेस विच इमिट रेडिश कलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सरफेस जो ब्लू कलर इमिट कर रही है उसकी रेडिएशंस हाई टेम्परेचर पे होंगी उस सरफेस की निस्बत जो कि रेडिश कलर एमिट कर रहा होगा। हेंस द स्टार विच ऑब्जर्व ब्लू विल बी एट हायर टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टार्स ब्लू कलर के हैं उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसके बाद थर्ड जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड फॉर वन मेटल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया गया है एक मेटल के लिए, कैन यू conclude that the effect will also be observed for another metal under the same conditions। कि एक मेटल के लिए इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया है और हम कंडीशंस अगर सेम रखें तो क्या सेम इफेक्ट हम किसी और मेटल के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। ईच मेटल हैज इट्स ओन वर्क फंक्शन। हर मेटल का ओन अपना वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है, which is the minimum energy required to emit electrons from the metal surface। के मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए होती है ताकि वो मेटल सरफेस से इमिट कर दें। वर्क फंक्शन इज गिवन बाय phi = hf। वर्क फंक्शन का फार्मूला phi, इसमें वर्क फंक्शन है phi = hf।
एफ इक्वल होता है सी ओवर लैम्डा के, तो एच सी ओवर लैम्डा आ जाएगा, तो यहां से फाई इक्वल आ जाता है एच और सी यहां पर कांस्टेंट है, तो यानी कि फाई प्रोपोर्शनल आ रहा है 1 ओवर लैम्डा के, यानी कि वर्क फंक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। सिंस डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject electrons from metal surface is different from different metals, different for different metals। कि जो डिफरेंट मेटल्स हैं, डिफरेंट किस्म के मेटल्स हैं, उनका वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब जो हुआ ये हुआ कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए मेटल सरफेस से, वो हर मेटल के लिए अलग होगी। वर्क फंक्शन हर एक का अलग है, तो जाहिर सी बात है हर मेटल का जो अगर वर्क फंक्शन अलग है तो उससे जो एनर्जी इमिट होनी है, एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए, वो भी डिफरेंट होगी। सो रिक्वायर द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो E इक्वल आ जाता है एच एफ के, और ये इक्वल होगा एच सी ओवर लैम्डा के। एफ इक्वल होता है एच सी ओवर लैम्डा के। ये हमारे पास जो रिलेशन है, इससे हम देख सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड फॉर वन मेटल सरफेस विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड फॉर अनदर मेटल अंडर द सेम कंडीशन। जब वर्क फंक्शन ही चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो कंडीशन, वो रिजल्ट सेम नहीं रहेगा डिफरेंट मेटल्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। डज अ लाइट बल्ब एट ए टेम्परेचर ऑफ 2500 केल्विन प्रोड्यूस एज व्हाइट लाइट एज द सन ऑफ 6000 केल्विन। कि एक लाइट बल्ब है जिसका टेम्परेचर 2500 केल्विन है, तो वो इतनी लाइट प्रोड्यूस कर सकता है व्हाइट लाइट जितना कि सन 6000 केल्विन टेम्परेचर पे कर रहा है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नो, अ लाइट बल्ब एट ए टेम्परेचर ऑफ 2500 केल्विन डज नॉट प्रोड्यूस एज व्हाइट अ लाइट एज सन एट 6000 केल्विन। रीजन क्या है? द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस टेम्परेचर। कलर किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है? सरफेस टेम्परेचर के, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 1 ओवर टी, तो टी लैम्डा एम इक्वल आ जाता है कांस्टेंट के। लेकिन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, के E प्रोपोर्शनल टू T पावर 4, E इक्वल टू सिग्मा T पावर 4। इफ द लाइट ओबेज दिस लॉ, अगर लाइट इस लॉ को ओबेज करे, पहले तो ये बताया ना कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर लाइट इस लॉ को ओबे करती है, the intensity of sunlight at 6000 Kelvin will be greater than the intensity of light bulb at 2500 Kelvin, due to which the sunlight will be whiter than the bulb light। तो अगर इसकी मदद से देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो जो लाइट है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है उसको फॉलो कर रही है, तो उसका क्या होगा कि इस केस में जो सनलाइट है उसका टेम्परेचर 6000 केल्विन था और बल्ब का 2500 केल्विन है, तो जो सन से व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा ब्राइटर होगी बल्ब की निस्बत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बीम ऑफ रेड लाइट एंड ए बीम ऑफ ब्लू लाइट हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी, विच लाइट कंटेन्स द ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स। सपोज ये किया गया है कि जो रेड लाइट है और ब्लू लाइट की बीम है, रेड लाइट की बीम है और ब्लू लाइट की बीम है, उनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, तो कौन सी लाइट में ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे? एज वी नो दैट E इक्वल टू NHF, N इक्वल आ जाएगा E ओवर HF के। N यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, E एनर्जी ऑफ फोटॉन्स है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है और F फ्रीक्वेंसी है। Above equation shows that the number of photons depends upon the energy E and frequency F, but given the energy is same, so the number of photons now depends upon the frequency। कि हम इस फार्मूले से अगर देखें तो ये N हमारे पास किस चीज पे इफेक्ट कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स किन चीज पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हमारे पास E है एनर्जी फोटॉन्स की, H है प्लैंक्स कांस्टेंट है ये तो, और दूसरा फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। अब ये कहा गया था कि एनर्जी सेम है, ये क्वेश्चन में बता दिया गया था, तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं और वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड लाइट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द ब्लू लाइट, थस द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द रेड लाइट आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द ब्लू लाइट फॉर द सेम एनर्जी। कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का
हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ इन्वर्सली रिलेशन है। तो अगर फ्रीक्वेंसी रेड लाइट की स्मॉलर होगी ब्लू लाइट के निस्बत, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो रेड लाइट के हैं वो ज्यादा होंगे ब्लू लाइट की निस्बत सेम एनर्जी पे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई मस्ट द रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन बी जीरो? रेस्ट मास फोटोन का जीरो क्यों होता है? तो फोटोन इज एनर्जी पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। फोटोन एक एनर्जी पार्टिकल है जो मूव करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट से। इफ इट हैज सम रेस्ट मास, अगर उसका कुछ रेस्ट मास हो, then according to Einstein's special theory of relativity its relativistic mass must be infinite। तो आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जो रिलेटिविस्टिक मास है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। When a material object of actual mass m naught moves with high speed, then its apparent mass m according to result of special theory of relativity is given by m equal to m naught over under root 1 minus v square over c square। कि ये हमारे पास mass का जो रिलेटिविटी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जो फार्मूला है, रिजल्ट है m इक्वल टू m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर है। तो फोटोन जो है वो हमेशा ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें हम v को c से रिप्लेस कर दें, जो वेलोसिटी थी उसको c से रिप्लेस कर दें, क्योंकि फोटोन की वेलोसिटी हम ये कह रहे हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा। तो m इक्वल टू m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर था, v की जगह पर c आ गया, तो ये कैंसिल होके 1 माइनस 1 आ जाता है, तो ये आ जाता है m नॉट ओवर 0 के, यानी कि इन्फिनिटी। सो इफ द फोटोन हैज सम रेस्ट मास, अगर फोटोन का रेस्ट मास हो, its relativistic mass and energy should be infinity। So to escape from this mathematical controversy we take rest mass of photon to be zero। तो इस वजह से हम जो फोटोन का रेस्ट मास है वो जीरो लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, Why don't we observe Compton's effect with visible light? Compton effect visible light से हम क्यों नहीं देख पाते, ऑब्जर्व क्यों नहीं करते? तो the condition of Compton scattering is that the energy of incident photon must be from 0.5 mega electron volt to 1.02 mega electron volt। कि Compton scattering के लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। When such energy photon hit the electron, जब इस एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, a part of energy of photon is transferred to the electron। तो एक पार्ट फोटोन ऑफ एनर्जी का वो ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को, where with the remaining energy the photon scattered। तो जहां पर जो रिमेनिंग एनर्जी होगी फोटोन की वो स्कैटर्ड हो जाएगी। इन केस ऑफ विजिबल लाइट, अगर विजिबल लाइट की बात करें, फोटोन डज नॉट पोजेस सच अ हाई एनर्जी टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द कॉम्पटन इफेक्ट। तो फोटोन क्या करता है, वो इतनी हाई एनर्जी पोजेस नहीं कर सकता कि जिससे कंडीशन जो है कॉम्पटन इफेक्ट की वो सेटिस्फाई हो सके। देयरफॉर वी डू नॉट ऑब्जर्व द कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट। तो ये वो रीजन है कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो विजिबल लाइट में हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, विच पार्टिकल हैज ग्रेटर स्पीड? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो किस पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी? तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैन बी रिटन एज लैम्डा इक्वल टू h ओवर एम बी। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है, रिलेशन है। हमने किस चीज का जिक्र करना था? विच पार्टिकल हैज ग्रेटर स्पीड, तो इसमें से जो v है उसको अलग कर लिया, v इधर आ गया, तो ये h ओवर m लैम्डा बन गया। As given the wavelength of both electron and proton is same, wavelength दोनों की सेम है, यानी कि लैम्डा कांस्टेंट है। So we can write the above equation। h ऑलरेडी कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1 ओवर m के, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है वेलोसिटी का मास के साथ। We can conclude from the above expression, it can be concluded that particle with smaller mass will have higher speed। वो पार्टिकल जिसका मास स्मॉल होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। Mass of electron is lesser than mass of proton। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास की निस्बत कम होता है। So it will have higher speed than proton। तो जो स्पीड होगी प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, वो ज्यादा होगी प्रोटॉन की निस्बत।
Thus, we conclude that speed of electron is greater than speed of proton, provided that both particles have same de Broglie's wavelength. Next question, question number 9. An electron and a proton are accelerated from rest through the same potential difference. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है और उनको एक्सेलरेट किया गया है रेस्ट से सेम पोटेंशियल डिफरेंस के तहत. विच पार्टिकल हैज द लॉन्गर वेवलेंथ, किस पार्टिकल की वेवलेंथ लॉन्गर होगी, ज्यादा होगी. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू h/mv. इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया. व्हेन द चेंज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होगी, k इक्वल टू e डेल्टा v. काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, तो ये इक्वल आ गया e डेल्टा v के. यहाँ से v को हम एक तरफ कर लेते हैं, v², 2 मल्टीप्लाई होगा, m जाकर डिवाइड हो जाएगा, अंडर रूट लिया तो v अंडर रूट 2 e डेल्टा v ओवर m आ गया. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. पुट इन इक्वेशन 1, तो लैम्डा डिवाइडेड बाय h, लैम्डा इक्वल टू h ओवर m इंटू v की वैल्यू आ गई जो ये फाइंड की थी 2 e डेल्टा v ओवर m. तो ये सिंप्लीफाई होके h ओवर अंडर रूट 2 e डेल्टा v m आ गया. इफ h, e एंड v आर कांस्टेंट, अगर हमारे पास h, इलेक्ट्रॉन और जो डेल्टा v है वो कांस्टेंट हो, तो लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट ओवर अंडर रूट m आ जाता है. यानी कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर m, स्क्वायर रूट ऑफ m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ. इस रिलेशन से हमें यह पता चलता है कि स्मॉलर द mass, larger the wavelength as electron possess small mass, so will have large wavelength. mass smaller होगा तो उसका मतलब है उसकी wavelength ज्यादा होगी. तो जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसका mass small है तो उसकी जो wavelength है वो ज्यादा होगी. उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. Why ultraviolet radiation is harmful to skin while visible light is not. जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं वो स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं, नुकसानदेह होती हैं, जबकि विजिबल लाइट नुकसानदेह नहीं होती. इसकी रीजन क्या है? तो द हार्मफुलनेस ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन. हार्मफुलनेस जो है रेडिएशन की वो डिपेंड कर रही होती है एनर्जी ऑफ द रेडिएशन पे. रेडिएशंस हैविंग मोर एनर्जी पेनिट्रेट डीपर इन द टिश्यूज and are more likely to disrupt the chemical structure of the cells. रेडिएशंस जिनकी एनर्जी, पेनिट्रेटिंग एनर्जी डीपर होगी टिश्यूज में, तो वो क्या कर सकेंगी, केमिकल स्ट्रक्चर सेल्स का उसको डिस्टर्ब कर सकती हैं. एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय E इक्वल टू एच एफ. फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू एच एफ के फार्मूले से हम फाइंड करते हैं. ARH is the Planck's constant and F is the frequency of the photon. Now we know that the frequency of the ultraviolet radiation is much greater than the frequency of the radiations in the visible region. कि जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वो काफ़ी ज़्यादा होती है फोटॉन्स की एनर्जी से, या जो आम लाइट होती है विजिबल रीजन में जो हमें लाइट नज़र आती है उसकी फ्रीक्वेंसी से काफ़ी ज़्यादा हाई होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी. Therefore, photons of ultraviolet radiation penetrate deeper in the human body and may cause damage to the living tissues. तो इस वजह से जो photons होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के वो पेनिट्रेट करते हैं deeper in the human body and may cause damage to the living tissues. तो जो लिविंग टिश्यूज, जाहिर सी बात है जब पेनिट्रेट करेंगे अल्ट्रावायलेट रेज ह्यूमन बॉडी में तो उस वजह से वो लिविंग टिश्यूज को डैमेज कर सकती हैं. ऑन द अदर हैंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द विजिबल रेडिएशन इज नॉट हार्मफुल टू दैट एक्सटेंट. तो इस वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं वो हार्मफुल होती हैं स्किन के लिए, जबकि विजिबल लाइट स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होती. तो यहाँ तक इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे. मजीद आप किसी भी क्लास का कोई भी चैप्टर, उस चैप्टर की एक्सरसाइज, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स या कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं. थैंक यू.